सर ये दिल्ली घराना जैसे आप ताल्लुक़ रखते हैं सर, आपकी 5वीं पीढ़ी है सर। तो ये घर से ही पहले से बचपन से ही आपका ये था कि आते ही शुरू हो जाओ मतलब पापा से उस्ताद जी जो थे आपके, तो बचपन उन्हीं से तालीम हुई है आपकी पूरी? मेरा तो खैर यही रुझान रहा हमेशा से। छोटा सा था तो मेरी माँ भी बताती थी और वालिद साहब भी कि मैं तुम घुटनों के बल चलते चलते और हाथों से जाके तबला लेकर बैठ जाते थे खिलौने की तरह। तबला एक एक अलग ही यंत्र है। मतलब स्कूल कॉलेजेस में भी बहुत कम ही बच्चों को सिखाते हैं सर इसके। कोई आपको भी लगता है कि इसकी प्रचलन होने चाहिए, इसकी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए या अच्छे गुरुओं के पास जो भी उस्ताद हैं उनको बुला के वहाँ सेमिनार कराया जाए ताकि उनको परिचय कराया जाए? मगर ऐसी बात है नहीं कि नहीं सिखाया जाता। बहुत से स्कूल कॉलेजेस में है, तबले का सब्जेक्ट है। और तबले का सब्जेक्ट ना भी होता अलग से तो गाने के साथ या वोकल के साथ तबला है चाहिए सर होता। मैं थोड़ा बताना सर, थोड़ा सा आपका थोड़ा सा थोड़ा अब ये 3 ताल है। सिंपल कोई अगर सुनेगा तो सीधा के पे 3 ताल है। ये गजल में आ गया। संगीत की दुनिया में कुछ कलाकार सिर्फ बजाते नहीं, वो बोलते हैं ताल के जरिए। आज हमारे साथ है दिल्ली घराने की 5वीं पीढ़ी के प्रतिनिधि, जिनकी उंगलियों में निकलती है हर धुन एक कहानी कहती है। मशहूर तबला वादक उस्ताद बाबर लतीफ़। He carries his legacy of his father, the legendary Ustad Latif Ahmad Khan, and has performed across India and the world from the intimate महफिल to the grand international stage. उनकी तबले की हर ठोक में अनुशासन, हर लय में है रूह और हर संगीत में है कला का गहरा समझ। आज हम उनसे जानेंगे उनकी संगीत की सफ़र, ताल की नाजुक बारीकियाँ और कैसे वो आज आने वाली पीढ़ियों तक अपनी विरासत को पहुंचाने चाहते हैं। तैयार हो जाइए एक अनोखी बातचीत के लिए ताल के जादूगर उस्ताद बाबर लतीफ़ जी के साथ। हाय दोस्तों, मैं देवाशीष, आप सभी को क्रिएटिव माइंड इंडिया पर आपका स्वागत है। देर नहीं करते हैं, मेरे सामने बैठे हैं तबला के उस्ताद बाबर लतीफ़ जी। सर नमस्कार। नमस्कार देवाशीष जी, बहुत बहुत पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ याद किया क्रिएटिव माइंड इंडिया में, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। अरे सर, आपसे मिलना तो हमारी एक सौभाग्य वाली बात है सर, और आपसे बहुत कुछ जानेंगे और कुछ तिखी सवाल भी होंगे और तबला के साथ रूबरू भी होंगे, हम परिचय भी लेंगे। सर सबसे मन में एक चीज़ आ रहा है कि सर पहले तो आपको इस घराने के बारे में पूछूंगा, वो बाद में पूछूंगा, बट सबसे पहली बात है सर आपका बचपन और इस तबले से रूबरू कब हुए सर? आप परिचय कब हुआ आपका? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर कोई, हमारा तो ख़ानदान ही पूरा दिल्ली घराना है, और जब पैदा हुए तो मेरे ख्याल से पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में ही तबले के बोल जाने शुरू हो गए थे। पिताजी बजा रहे हैं और घर में हर वक्त एक माहौल। तो बस जब आंखें खुली तो सामने तबला ही पाया, और ऐसी हस्ती के घर में जब जन्म होना ही ये सौभाग्य की बात है। उस्ताद लतीफ़ अहमद खान साहब, मेरे वालिद साहब, दिल्ली घराने के एक बहुत विद्वान और महान कलाकार रहे हैं। आज भी दुनिया उन्हें याद करती है और रहे नहीं। तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ और तबले जैसी चीज़ मैंने सुनी और उसे अपनाया। तो ये भी एक खुशकिस्मती की बात है। सर ये दिल्ली घराना जैसे आप ताल्लुक़ रखते हैं सर, आपकी 5वीं पीढ़ी है सर, जो मेरी जानकारी जो मैं जानता हूँ जो। तो ये घर से ही पहले से बचपन से ही आपका ये था कि आते ही शुरू हो जाओ मतलब पापा से उस्ताद जी जो थे आपके, तो बचपन उन्हीं से तालीम हुई है आपकी पूरी? देखिए, ये मेरा तो खैर यही रुझान रहा हमेशा से। जब मैं थोड़ा
बच्चा था, छोटा सा था, तो मेरी माँ भी बताती थी और वालिद साहब भी के भाई तुम घुटनों के बल चलते चलते और हाथों से जाके तबला लेकर बैठ जाते थे खिलौने की तरह और बजाना शुरू कर देते थे उसको, जैसा भी हाथ चलते थे तो वह खून में था। और ये कोई पीछे, जैसे आपने अभी पूछा मुझसे, पांचवी पीढ़ी है, मेरे दादा परदादा सब ये करते आ रहे हैं। और तो जब इंसान के अंदर एक अंदर से म्यूज़िक है शुरू से, तो बच्चे में तो मुझे शुरू से शौक़ रहा तबले का। और फिर वही खुशकिस्मती की बात कि वो चीज़ हमें सामने नज़र आती रही, एक खिलौने की तरह समझ लीजिए बचपन में। फिर जब वो वालिद साहब ने ध्यान देना शुरू किया कि भाई शौक़ है, मैं भी और मेरे भाई भी हैं अकबर लतीफ़, वो भी तबला बजाते हैं, तो दोनों को ही शौक़ रहा इस चीज़ का। तो उस चीज़ पे ध्यान दिया वालिद साहब ने कि भाई चल अच्छी बात है, ये करना चाहते हैं तो और किसी चीज़ का दूसरा ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास था या मैंने कभी सोचा भी हो। हालांकि मैं गाने के दिल्ली घराने से भी ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या मेरी बात है। माँ खुर्शीद बेगम जो थी, वो उस्ताद चांद खां साहब की नवासी रही, उस्ताद हिलाल खां साहब की बेटी। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं वोकल के दिल्ली घराने के। तो वहाँ से मैंने गाना भी हमारे पास रहा और सितार में भी बहुत गुणी लोग रहे दिल्ली घराने में। उस्ताद ज़फ़र अहमद खां साहब, वो भी मेरे नाना हिलाल खां साहब के भाई थे, उनके बेटे हैं उस्ताद सईद ज़फ़र खां साहब जो इस वक्त दिल्ली घराने के खलीफा हैं। और भी बहुत लोग, मतलब सितार भी रहा, वायलिन भी रहा, उस्ताद ज़हूर अहमद खां साहब वायलिन बजाते थे। तो ये मेरे ननिहाल की साइड में आपको बता रहा हूँ, ये सब लोग वहाँ से दिखते थे। और मेरे वालिद साहब का तो तबले में था ही। और वो उनको कौन नहीं जानता सर। बिल्कुल, उनको उनको कौन नहीं कौन नहीं जानता। आज जानता। भी दिल्ली घराने का नाम आता है, और जब तबले का नाम आता है तो शायद ही उनके ज़िक्र के बगैर वो पूरा बात ना आगे हो। जाती हो। आज उनको गुज़रे हुए काफ़ी वक्त हो गया है, मगर दुनिया भर में जाता हूँ और खाली चलो हिंदुस्तान तो है ही अपना, वो तो सब जानते हैं, मगर बाहर मुल्क में भी आज तक लोग याद रखे हुए हैं। ऐसी शख्सियत थी, ऐसा गाना बजाना उन्होंने करा उस वक्त पे। तो मेरा कहने का मतलब यही कि वो चीज़ दिल में भी थी और वो एक सपना था, वो पूरा हो गया कि हमने वही चीज़ सीखी और ये चीज़ हमें विरासत में एक तरह से मिली। तो तबले को एक बहुत दिल से चाहा। तो वालिद साहब ने फिर उस पर ध्यान दिया, उन्होंने सिखाया काफ़ी समय तक, जब तक वो रहे, क्योंकि बहुत जल्दी गुजर गए। तो हाथ का रखाव, थोड़ा ताल ठेके वगैरह जो भी था, मगर उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को अपने गुरु का गंडाबंद शागिर्द कराना चाहता हूँ, जो पीढ़ी चली पीढ़ी आ रही चले है। आ रही है। उस्ताद गामी खां साहब थे उनके उस्ताद, तो वो भी नहीं रहे थे, तो फिर उस्ताद मन्नू खां साहब थे, उनके छोटे भाई उस्ताद गामी खां साहब के। तो मेरे भाई की गंडाबंदी सेरेमनी जो होती है बाकायदा हुई। और उस समय पे तो ये होता था कि जब आप किसी के शागिर्द हो रहे हैं तो सारे विद्वान कलाकार या सारे जिस 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 फील्ड के हों, वो सब लोग इकट्ठे होते थे और वो फिर वो बच्चे को शागिर्दी होती थी। तो हमारे टाइम पे भी बहुत बड़े बड़े सारे कलाकार वहाँ मौजूद थे। उस टाइम पे तबले के दिल्ली घराने के जो उस्ताद सुसार खां साहब की पीढ़ी के लोग थे, वो सब काफ़ी वहाँ मौजूद थे। और मेरे गंडा बंधा, मेरे भाई के गंडा बंधा तो उस्ताद मुन्नू खां साहब से हमारे गंडा बंधा, जो कि उस्ताद सुतार खां साहब की छठी पीढ़ी आप कह सकते हैं। और अच्छा। उस्ताद सुतार खां साहब थे जो दिल्ली घराना जिन्होंने शुरुआत करी दिल्ली घराने की, जो कहा जाता है दिल्ली घराना तबले का पहला घराना है, उसके बाद से वो बाकी सब जुड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम उनसे शागिर्दी हुई। फिर उन्होंने काफ़ी समय हमें बताया और दिल्ली की बारीकियाँ क्या है, दिल्ली का बजाना किस तरीके से बजना चाहिए, ख़ासियत है, विशेषता जो भी है, और जितना वक्त रहा उनसे सीखे। और बहुत अच्छे से, बहुत ही गुणी, बहुत विद्वान कलाकार थे वो, तो बड़े प्यार से सीखा। तो ऐसे हमने बस फिर वो चलता रहा, आज ये वक्त आ गया। एक चीज़ जानना था सर मुझे कि बाबा जी, मतलब दिल्ली घराना दूसरे घरानों से डिफरेंस कैसा है सर? मतलब ये अलग हम कैसे बोलते हैं कि ये दिल्ली घराना है और ये अलग घराने की है? तो इसमें कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ होती है क्या सर उसमें? देखिए, बोल तो सबके एक ही हैं तबले के,
और सब घराना अपना तरह से अच्छा बजाते हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि तबले को आगे लेके चलना, सबसे बड़ी चीज़। मगर दिल्ली मतलब ये है कि कुछ बातें हैं जो कुछ कुछ घरानों में ही दिखाई देती हैं। दिल्ली घराने की जो बात है उसे दो उंगली का बाज कहा जाता है। तो थोड़ा हमें थोड़ा सा वो अगर मैं आप बताता हूँ पहले। तो दो उंगली का बाज कहा जाता है, जिसमें ज़्यादातर जो बोल यूज़ होते हैं तबले के वो दो उंगली से ही पूरा हो जाता है। किनार का बाज कहा जाता है और उसको ठा दुगुन का बाज भी कहा जाता है। अच्छा, ठा दुगुन का मतलब ये नहीं है कि वो स्लो तबला बज रहा है। बहुत से लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को एक गलतफहमी भी होती है। ठा दुगुन का मतलब वो समझ लेते हैं शायद स्लो ही बजाते हैं, उनको डबल बजाना मना है। ऐसी बात नहीं है। हमारा ठा दुगुन वो होती है आपके अंदर कितना खासियत है उसको डबल बजाने की, या उसको हाफ कितना बजा सकते हैं। तो ठा जो होती है वो हाफ होती है किसी चीज़ की, उसके बाद उसको आप डबल करेंगे, दुगुन। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल के बता रहा हूँ। जैसे धा ते टे धा ते टे धा धा ते टे धा गे ते ना गे ना ता ते टे धा धा ते टे धा गे धी ना गे ना, ये ठा हो गई। और फिर धा ते टे धा ते टे धा ते टे धा गे ते ना गे ना ता ते टे धा ते टे धा गे दे ना गे ना, ये दुगुन हो गई। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, ये नहीं कि हमें यहीं पे मना कर दिया है कि नहीं यही इतना ही बजाना है। अब उसका हाफ ये भी हो सकती है धाते टे धाते टे धाते टे धागे तेना गिना ताते टे धाते टे धागे देना गिना धड़ धड़, फिर उसका डबल धड़ धड़ धाते 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 धाते। तो ये ठा दुगुन होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम विलंबित और मध्य का तबला बजाते हैं कि हमें उससे ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। दिल्ली घराने का तबला जो है वो ठा दुगुन का माना जाता है। तो ये मैं बताना चाहता था, लोगों तक ये बात जानी चाहिए। ये है दिल्ली घराने का तबला, ठा दुगुन है और डेलिकेसी कही जाती है, मतलब सॉफ्टनेस और बड़ा आराम से बजाने वाले बोल हों, सुकून से बजाया जाए। उसका मतलब ये नहीं है कि वो हम लाउड नहीं बजा सकते या जान नहीं लगाना चाहते, मगर वो एक खूबसूरती है, खूबसूरती है। उस बाज की एक खासियत समझ लीजिए कि उसको वैसे ही बजाना है। अब जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा सा बताइए, तो मैं बताता हूँ। किनार का बाज कहते हैं, थोड़ा मैं माइक इधर करूँगा। हाँ, ये हो गया किनार। तो ज़्यादा जो बोल हमारे कायदों में यूज़ होते हैं या कुछ बोलों में यूज़ होते हैं दिल्ली के कायदों में, ख़ास तौर पे बहुत छोटे छोटे कायदे। अब आपने चीज़ देखी टेटे, ये दो उंगलियां यूज़ हो रही है। हाँ, ना पड़ रहा है चाटी, किनार का बोल है, ये है। अब ये नहीं है, ये लो के बोल है, तो यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे दिल्ली के कायदे हैं, धात धाग ना धात धात धाग ना ये भी चाटी से शुरू हो रहा है। और तिरकट है, दो उंगली से ही बजाई जाती है ज़्यादातर। तो ये थोड़े थोड़े से एग्जांपल हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि चाटी कहाँ है, इसको चाटी कहते हैं, और तिट है, दो उंगली का बाज। तो हम कहा थे कि वो खासियत तो ये दिल्ली का थोड़ा सा अलग अंदाज है, हर किसी ने अपना अपने तरीके से रखा है। और हाँ, चतुष एक जाति होती है हमारे में, तबले में 5 जातियाँ हैं। तो चतुष के कायदे ज़्यादा बजते हैं, डबल, जैसे 4-4 करके या 8 करके। आड़ ले भी हम बजाते हैं, मगर मोस्टली जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 धा ते टे धा ते टे धा धा ते टे धा गे ती ना की ना ता ते टे, ये हो गया धा ति धा गे ना धा तिरकट धा ति धा गे ती ना की ना ता ति ता तिरकट धा ति धा गे दी ना गे ना। तो ये हो गया बराबर डे में 4-4 करके। अब धा ति धा तिरकट धा गे ती ना गी ना ता ति ता तिरकट धा गे दी ना गे ना धा ति धा तिरकट धा गे ती ना गी ना ता ति ता तिरकट धा गे दी ना गे ना। ये होती है आड़ ले। तो ये भी हम लोग बजाते हैं, आड़ ले के कायदे। और भी दूसरी जाति में भी बजाते हैं, जैसे मिश्र जाति का धाते टे धागे ना धागे तने तने धा नहीं
धात्र धागे दिन धागे न दादा त्रिकट धात्र धागे दिन धागे न तिना गिना धात्र धागे दिन धागे न दादा त्रिकट धात्र धागे दिन धागे न तिना गिना, ये मिश्र जातीय कायदे हैं। अच्छा। मगर यूज़ ज़्यादातर जो 4 पे रहे और चतुर्थ जाति में रहे कायदे, वो हमारे दिल्ली घराने में ज़्यादा यूज़ होते हैं। सर अभी ये जो घराना है सर, अभी क्या ये जो पुराने जो पीढ़ियों से चले आ रही है, अभी ये मॉडर्न जो कंटेम्प्रेरी जो है ये अभी इस पे इन्फ्लुएंस कर रहा है सर इस वादक में अभी? मतलब चेंज हो गया है वो जो पुराने स्टाइल थे जो आप लोग कैरी कर रहे हो? नहीं, देखिए जो बजाना अभी भी संभल के चल रहा है। हम तो कोशिश करते हैं कि अगर किसी के साथ बजाए भी तो वो अपना बाज बरकरार हम रखें। अब थोड़ा ज़माने के साथ भी चलना पड़ता है, वक्त चेंज है, फ्यूजन का वक्त है। मगर एक बात बताऊं, 80s से पहले आई थिंक मेरे वालिद साहब उस्ताद लतीफ़ अहमद खान साहब ने अफ्रीकन म्यूजिशियन डॉन चेरी के साथ, शायद अफ्रीकन ही थे, तो उनके साथ उन्होंने फ्यूजन बजाया सुना है सर उस मैंने समय ये पे। हाँ, उस समय पे शायद यहाँ इतना प्रचलन नहीं था, पता भी शायद ये हो बहुत कम लोगों को। तो उस समय पे उन्होंने बजाया, वो भी भारी रिकॉर्ड हुआ था। संगम करके एलपी रिकॉर्ड निकला था उनका, चीज़। अच्छा। आज भी वो है, नेट पर है, यूट्यूब वगैरह पे भी उसका पूरा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने बजाया उस समय पे, मगर उन्होंने उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा कि घराने की खूबसूरती और तबले की जो बजाएगी है वो बराबर बरकरार रहे। तो क्या करा उन्होंने, अब जैसे एक एल्बम बनता है तो उसमें 5-6 ट्रैक होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, तो उनके साथ भी बजाया, उनके म्यूज़िक के साथ भी बजाया, और उनको लहरा बजवा कर अपना सोलो भी बजाया, तबला 5.25 मात्रे का बजाया उन्होंने, जिसको उन्होंने नाम भी अपने आप दिया था। 5.25 मात्रे के ताल को लतीफ़ ताल के नाम से करा गया था। और फिर 3 ताल में सोलो बजाया और उनकी तरफ से लहरा बज रहा था। उस टाइम पे शायद आई थिंक वो पियानो पे लहरा बजा रहे हैं। लहरा होता है जो तबले के तबले साथ के साथ। हम बजाते हैं, और उस पर फिर अपना सोलो बजाते हैं, गाते टुकड़े कायदे जो भी। तो वो उसमें पूरा उन्होंने एक अपना पीस रखे, 3 उनके हैं और 3 पीस उनके हैं। और फिर उनके जो म्यूज़िक है उसमें भी अपना ही ताल रखने की कोशिश करी। अब मैं गुनगुना के बताऊं, त तरना तरना तरना, ऐसा कुछ उनका म्यूजिक। तो उसमें वो दादरा बजा रहा है, अच्छा। धाद दिन धाद दिन दिन धाद दिन धागे दिन दिन, दादरे की छंद लेकर चल रहा है। मगर अब जो हो गया है वो क्या होता है, उन्हीं के हिसाब से बजाने लगते हैं, धित धित तक 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 तिता तक धित धित तक तक। ये तबले का बोल नहीं है, कोई ताल नहीं है, ये ड्रम से लिया हुआ बीट है। हाँ। वो उन्होंने वो चीज़ नहीं करी, उन्होंने अपनी ही चीज़ रखी, क्या बात है। मैं बता रहा हूँ जैसे, तो उसको बरकरार रखा। अब वो चाहते तो कुछ और पैटर्न बनाकर उसके हिसाब से धत तक 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 तिता तक धत, ये हो गया। तो अब आज वेस्टर्न कोई बजाता तो सोचता वो पूरा ही वैसा ही बजाऊं, और कायदे और चलन तो छोड़िए, वो भी नहीं, कुछ ऐसी चीज़ तो होती नहीं। थोड़ा बहुत रेले वेले ले लेते हैं अगर अब आज के टाइम पे बजता है। फ्यूजन हम भी बजाते हैं कभी कभार, मगर उसमें हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। अभी मेरा भी एक खुद ही मैंने उसको, मैं ज़्यादा फ्यूजन वगैरह में जाता नहीं ना, मैं बजाता हूँ, मगर अपनी तरफ से क्रिएट किया था सुर चक्रधार करके, और उसमें ये ध्यान रखा कि वेस्टर्न और क्लासिकल मिक्स रहे। तो उसमें भी मैंने लहरे के साथ भी मैंने अपना तबले की पीस बजाया। और जब वेस्टर्न का म्यूज़िक आता है तो भी वो 3 ताल या जपताल में या किसी ऐसे ताल में वो सेट रहना चाहिए। तो ये है। तो आज के टाइम में थोड़ा सा तबले को उसके साथ ही मिक्स कर दिया गया है, मगर ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी भी ध्यान रखते हैं कि वो प्योरिटी कायम रहे। तो जैसे तबला एक एक अलग ही यंत्र है, मतलब स्कूल कॉलेजेस में भी बहुत कम ही बच्चों को सिखाते हैं सर इसके। कोई आपको भी लगता है कि इसकी प्रचलन होने चाहिए, इसकी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, या अच्छे गुरुओं के पास जो भी उस्ताद हैं उनको बुला के वहाँ सेमिनार कराया जाए ताकि उनको परिचय कराया जाए कि इतनी अच्छी बात। इनको तो यस। आते ही गिटार्स वगैरह जो भी, वो भी ठीक है, हाँ एक वो, है, बट लोग जनरली ये एक मेहनत वाला जो ताल है सर, ये बहुत कम ही लोग सीखना चाहते हैं। हाँ एक तो
मगर ऐसी बात है नहीं कि नहीं सिखाया जाता। बहुत से स्कूल कॉलेजेस में है, तबले का सब्जेक्ट है। और तबले का सब्जेक्ट ना भी होता अलग से, तो गाने के साथ या वोकल के साथ तबला है। हाँ, उसको अलग से शायद ज़्यादा नहीं करा जाता हो, ख़ास तौर पे स्कूल वगैरह में। अगर 10 लोग मिलेंगे म्यूजिक के, दूसरे संगीतकार मिलेंगे, तो उसमें से एक मिलेगा कोई हाँ, बजाने वाला सर। तो ये कमी तो लगता है ना सर थोड़ा सा। देखिए अभी भी जो क्लासिकल करना चाहते हैं माँ बाप हैं, बच्चों को, हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट आते हैं और बहुत छोटे भी हैं, मगर उनके माता पिता की ख्वाहिश है कि वो बच्चे सीखें, क्लासिकल म्यूज़िक सीखें और तबला भी सीखें, वोकल में क्लासिकल के जाए या और भी इंस्ट्रूमेंट है क्लासिकल के, वो सीखते हैं। अब वजह यह है जो आम पब्लिक है, आई थिंक उन तक वो चीज़ नहीं पहुंचती, बच्चे नहीं देख पाते। और जो बच्चा देख रहा है उसको तो वो उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान उसका हो जाता है। जी अब हाँ। आप ये चीज़ समझ सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म इतने नहीं है क्लासिकल म्यूज़िक के लिए कि अलग से कुछ कराया जाए या लगातार आता रहा करे टीवी पे या किसी एक चैनल पे, तो बच्चे थोड़ा देखें भी। अब कोई रियलिटी शोज़ होता है तो उसमें भी कोई तबला या सितार का या किसी और चीज़ को नहीं दिखाया जाता, कि बच्चे को थोड़ा ये हो गया यार अच्छा मैं भी ये चीज़ सीख के वहाँ जाऊँ। हाँ अब वो चीज़ वो देखे कोई भी, तो वो तो यही सोचेगा यार शायद इसकी वजह से ही मैं इस प्लेटफॉर्म तक पहुँच सकता हूँ कि मैं जी गिटार हाँ, सीखूँ या मैं फिल्मी या कुछ ऐसा कुछ भी गाना सीखो। गाऊँ, तो मैं जल्दी ये मुझे शोहरत की तरफ निकल हाँ जाऊँ। तो जो चीज़ दिखाई जाएगी वही बच्चों को ज़्यादातर समझ में आती है आजकल। हालांकि जो बेस है वो अपना यही है, शास्त्रीय संगीत है, सारा ताल पे आधारित है। अगर ताल के दायरे में नहीं रहेंगे तो कोई गाना नहीं बन सकता, कोई कुछ नहीं बन सकता। वो एक कम्प्लीटली कोई अगर सी भी ताल। कोई बच्चा सीखना चाहे तो सर आप क्या सजेशन करोगे कि अम, कितना दिन लगेगा, कैसा प्रोसेस है, क्या ऑनलाइन इसका संभव है सर तबला सीखना? ऑनलाइन भी सीख रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन सीखते हैं, क्योंकि आज का दौर है मोबाइल का है और सामने बैठकर दूसरी कंट्री उससे से वो भी बात आ जाती है। आसानी से। नहीं देखिए, बात तो काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है बच्चों को और बजा भी रहे हैं, मगर उसके लिए आपको सुनना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चलिए गुरु के आसपास नहीं रहते हैं, ज़्यादा नहीं सुन पाते, तो आपकी तरफ कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते होंगे, कुछ चल रहा होगा। शास्त्रीय संगीत आज की डेट में सारी दुनिया में है, वो कहीं ना कहीं होता है, तो थोड़ा कोशिश करें वो सुनने जाएं। क्या है सभ्यता, क्या है उसका तरीका, क्या है बजाने का, किस तरह से परफॉर्म करता है आर्टिस्ट स्टेज पे बैठ के, क्या किस तरह से रख रखाव होना चाहिए, हाथ कैसे रखा रखा जाता है, वो तो फिर भी हम बता देते हैं। मगर जो एक प्रेजेंटेशन होती है वो तो आपको देखकर ही पता चलेगी। या तो अपने गुरु को देखिए, उनके साथ रहिए, या फिर अगर नहीं रह पाते, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बच्चे दूर हैं, बुरा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हैं और भी लोगों के स्टूडेंट्स, वो साथ में रहते हैं गुरुओं के और प्रोग्राम सुनते हैं बाकायदा, और उससे काफ़ी जल्दी वो पकड़ भी लेते हैं, बजा भी रहे हैं। मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स अब बजा रहे हैं, ऊपर वाले का करम है दिल्ली घराने का। और तो देख देख के भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप सीखिए बिल्कुल, वो नॉलेज तो आपको मिलती रहेगी, चाहे वो ऑनलाइन मिले, मगर सुनना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे सर और आपका जिक्र, जैसे मैं बता रहा हूँ सर, एक था मेरे मन में भी, जैसे आप डांस में बजा, कथक डांस में भी आप प्ले करते हो सर, क्या इसमें बहुत डिफरेंस है सर? जो आप इंडिविजुअल परफॉर्म करते हो, जब आप उस पे जब परफॉर्म करते हो, तो सर बहुत डिफरेंस है क्या सर उसमें? देखिए ये गायन वादन नृत्य है, तीनों अलग कला है संगीत ही सब, सबका संगत का तरीके में थोड़ा सा फ़र्क है। गाने के साथ जब हम बजाते हैं तो उसमें एक सीधा सीधा ठेका रहता है ज़्यादातर, उसका एक चलन है। और जब कोई चलन चली जाती है तो वो बहुत ज़्यादा लयकारी ना दिखाकर सीधा सा कोई पीस बजाकर उसकी तिहाई हम आ जाते हैं। तो गाने को तो बड़ा आसान सा हमें सीधा ठेका रखना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट के साथ
तंत्रकारी जो होते हैं वो उसमें लयकारी करते हैं। जैसे 3 ताल बज रही है तो 3 ताल में वो छपताल की छंद भी चल रहा है, रूपक की भी चल रहा है और एक ताल की भी चल रहा है। तो हमें फिर वो ही उसके साथ जवाब देना पड़ता है। तो उसको उसकी संगत का तरीका ये होता है कि जो चीज़ इन्होंने बजाई है वो तबला प्लेयर बजाए, तो उससे पता चलता है तबला प्लेयर का दिमाग का कितना सूझ बूझ में बजा रहा है। कत्थक के साथ तबला बराबर चलता है। कत्थक के बस एक बार बोल पढ़े जाते हैं, फिर जब वो शुरू होते हैं कत्थक डांस तो तबला भी साथ ही चलता है। तो वो एक कत्थक एक ऐसी फॉर्म है जिसमें पूरा तबला शुरू से लेकर लास्ट तक साथ ही रहता है। ये नहीं कि कत्थक प्लेयर ने पहले ठेके पे कर लिया फिर हम बजा रहे हैं, उसके साथ ही बजाना पड़ता है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट में ऐसा होता है कि वो पहले पूरा हम ठेका रख रहे हैं, फिर उसको बजा रहे हैं, फिर हमारी बारी आती है, फिर हम बजाते हैं। ऐसे ही गाने में भी होता है। तो जैसे आपने पूछा कत्थक में, तो कत्थक में साथ ही बजाना पड़ता है पूरा। और मुश्किल तो देखिए सब चीज़ें हर किसी को लगती है। शुरुआत में कुछ भी आप करिए ज़िंदगी में वो थोड़ा मुश्किल होगा, जब उसको आप समझ लेंगे तो उससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं। कभी ये लगता है सर उसमें कि ताल, क्योंकि वो लाइव चल रहा होता है और कहीं एक प्रैक्टिस होती है, कहीं ताल इधर उधर हो गया तो वो एक दिमाग में चलता है कि मेरा जो इतना एक आधे घंटे का जो वो चल रहा है तो मेरा एकदम, क्योंकि आपके बीट्स के साथ उनका चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत माइंड एकदम पूरा हाँ, एकदम तबला प्लेयर का माइंड, ये आपने बहुत अच्छी बात की। तबला प्लेयर का माइंड बहुत खुला होना चाहिए और उसको सबसे बड़ा काम है तबला प्लेयर का कि उसको अगर सारी विधाओं में बजाना है तो उसको अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। वरना ऐसा भी होता है कि कुछ लोग एक ही चीज़ के साथ करते हैं, या तो गाने की संगत करेंगे या इंस्ट्रूमेंट की या फिर कथक की। अब ऊपर वाले का बड़ा करम है कि हम सब चीज़ों में बजाने की कोशिश करते हैं, तो उस हिसाब से सोच भी रखते हैं अपनी। उस सब चीज़ों को याद करना, उसका तरीका समझना एक दिमाग में बैठ भी जाता है कि भाई कथक का ये तरीका है, इसमें ठेका बजेगा तो ऐसे बजेगा। गाने का अपना तरीका, ठेका बजाने का इंस्ट्रूमेंट का अपना तरीका। कथक में खुला चाहिए होता हमें है। थोड़ा बताना सर, थोड़ा सा आपका थोड़ा सा छोटा अ, मतलब हमें एक्चुअली हम जैसे नॉर्मल लोगों को नहीं सर नहीं थोड़ा बिल्कुल पता आप सही कह रहेगा रहे हैं। कि अब मैं एक बात बताऊं, ये इस बात से बात निकली है तो मुझे लगता है तबले से बहुत माहौल क्रिएट हो सकता है। मेरी सोच है ऐसी कि जब हम गज़ल के साथ बजाते हैं हाँ तो उसका एक अलग पैटर्न है, कथक के साथ का अलग पैटर्न है, भजनी भजन या सो ये माइंडसेट हुई तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ। वो एक अब अगर तबला वो वाले मिजाज आपका नहीं है उस चीज़ को देने का, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा काम गड़बड़ा सकता है। तो वो सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होती हैं कि भाई अगर ये भजन गा रहा है तो उसको वो फील मिलनी चाहिए। कथक कर रहा है तो मैं थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करता हूँ जितना आपको साउंड आ सके। अब ये 3 ताल है, सिंपल कोई अगर सुनेगा तो सीधा के पे 3 ताल है। ये गजल में आ गया। अच्छा क्या लाइट बात है। में ये सारा 16 में चल रहा है, 8 में चल रहा है। अब भजन में आ जाते हैं। अब यहाँ से हम आ जाते हैं कथक का अंदाज के साथ। क्या बात है। हाँ, अब सूफी का अलग अंदाज है।
पैटर्न है। थोड़ा सा इसमें बैलेंस नहीं बन रहा, नहीं आपने तो तो ये ये देखिए सर, ये अरे पूरा एकदम रोम, मतलब सर यही तो बात है सर, जो हम जैसे लोगों के, बाकी जो नॉर्मल लोग देख रहे हैं सर, जो जानते नहीं तबले के बारे में, हम सुनते हैं सिर्फ उसकी आवाज़, दिल को छूता है सर, लेकिन तो जब आप सामने प्ले कर रहे हो और वो भी पास में आप जैसे उस्ताद, नहीं नहीं, तो तो ये तो पता नहीं उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई हो कि कितना फ़र्क पड़ जाता है ठेके से। बहुत सर, ये तो माइंड और सेट भी बिल्कुल, मैं माइंड अब सेट अगर देख रहा तबला हूँ। प्लेयर को भी बोल दिया जाए भाई मैं 8 या वो इतनी मात्रा में गाऊंगा, अब उसको ये पता ही नहीं कि भाई भजन में क्या बजना चाहिए, कव्वाली या सूफी में क्या बजना चाहिए, कत्थक का किस तरह का 3 ताल है, तागड़ दिन तागड़ ता त्रिकड़ ता, उसका खुला खुला जाता है, या गाने के साथ कैसा गज़ल में कैसे कहरवा लगना है। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखकर ही एक कंप्लीट तबला प्लेयर बन सकता है मज़ा इंसान। कब आता सर, मज़ा कब आता जब आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करते हो, पूरा स्टेज आपका होता है, और ऐसे इनके साथ जब कोई संगीतकार हो, डांसर हो, इनके साथ करना, किसमें मज़ा आता है सर देखिए आपको? मेरा काम सबके साथ चलता है, मैं किसी को कह लेकिन नहीं ये सकता। लेकिन एक नहीं, इंडिविजुअल सर, हाँ, एक इंडिविजुअल, अरे देखिए एक छूट जो मिलती है इंसान को सोलो परफॉर्मेंस में मिलती है। आप कितना देखिए, देर बजा रहे हैं और जो आपकी मर्जी है वो बजाना है आपको, क्योंकि आपकी लय अपनी होती है हाँ, सोलो परफॉर्मेंस में। और क्या होता है जब हम किसी के साथ बजाते हैं तो एक माइंड उसको वो अपनी लय बना के चलते हैं, कोई भी हो, फिर वो हमें इशारा करते हैं बजाने के लिए। अब कभी कभार क्या होता है कि उस वक्त पे हम दा दिन दा दा दिन दा दा दिन दा तेरे दिन दा ये चल रहा है बहुत देर से, हमने माइंड सेट कर लिया कि अच्छा इस लय में चीज़ आ सकती है तो मैं शुरू हो जाऊंगा अगर मुझे इशारा मिलता है वहाँ से। मगर क्या होता है कि उस वक्त पे अगर वो थोड़ी सी लय बढ़ा लेते हैं फिर वो इशारा करते हैं तो वो थोड़ा सा सोचने का वक्त लग जाता है, क्योंकि हम तो कुछ और सोचते जा रहे थे, टेम्पो बढ़ते ही बात अलग हो जाती है हम्म, थोड़ा सा। तो वो चीज़ को थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। मगर जो सोलो परफॉर्मेंस में होता है वो हम अपने ही हिसाब से चल रहे हैं, हमें इतनी ले चाहिए बजाने के लिए तो हम उसमें कायदा बजा रहे हैं, जितनी ये नहीं कि ज़बरदस्ती ले बड़ी हुई और हम वहीं पे उस चीज़ को बजाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभार होता है कि ले अलग होती है और वो चीज़ उसमें बजाना वो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है बहुत सी बार। मगर जब सोलो बजा रहे हैं तो फिर अपने हिसाब से लहरा प्लेयर को हम इशारा कर रहे हैं कि भाई थोड़ी बढ़ा लो, थोड़ी घटा लो, थोड़ी ये। सर ऐसा भी तो होता होगा जब आप कर रहे हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो सोलो, आपका शायद आधा घंटा 1 घंटे का जो भी शोज है, उसके बाद ऐसा हुआ कि आप खो गए हो और रिदम चल रहा है और वो टाइम एक्सीड अरे कर गया, बिल्कुल, ऐसा तो ऐसा बहुत कोई बार वाकया है हुआ सर है, आपके? क्योंकि वही है कलाकार, जो मैं कहूँगा कि जो कलाकार दिल से अपने साज से, कोई सा भी साज हो, मोहब्बत करेगा या उस दुनिया में खो जाएगा तो फिर उसको वो टाइम का ध्यान नहीं रखता। हमें भी ऐसा लगता है कि कभी कभार आधा घंटा या 45 मिनट 1 घंटा मिलता है बजाने को, तो उस वो बजते बजते ऐसी चीज़ें और दिमाग में आने लगती हैं कि यार ये भी हो, ये भी बजना चाहिए, ये भी, जो श्वेता वो भी है खो वो भी जाता है। खो जाते हैं हाँ कि हाँ, वो भी खो जाता है, एकदम अलग ही दुनिया में चले जाते हैं उस बिल्कुल। समय। अभी मैं बजाया पूना में 1.5 घंटा बजाया और बजाता गया वो तो, हालांकि टाइमिंग सेट नहीं था, उन्होंने सिर्फ 2 आइटम रखे थे तबला सोलो के, तो मैं था एक और थे, तो बजाने बैठा तो इतना टाइम हो गया, मगर उनका भी थोड़ा हॉल का ध्यान रखना पड़ता लोगों के लिए भी भाई। तो उस पर भी ये हुआ था कि मुझे काफ़ी चीज़ें और थी बजाने को दिल में, हम्म। तो 1.5 घंटा बजाने के बाद भी तो ये हो रहा फिर था कि और बजाऊं, और वहाँ लोग बैठे हुए थे सुनने के लिए। सर यही तो ऐसे बात ऐसे है। पुराने लोग निकल के आए, पूना बहुत अच्छा एक संगीत की जगह है, तो काफ़ी लोग थे, वो बड़ा अच्छा रहा। तो 1.5 घंटा ऐसे निकल गया, उस पर भी चाह रहे थे लोग, मगर वो थोड़ा आजकल हॉल की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सब कुछ होता है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है ऑडिटोरियम को। नहीं, बात तो आपकी सही है सर, क्योंकि गेस्ट जो होते हैं वो तो पूरा वो खो जाएंगे तो फिर वो रुकते नहीं है फिर। बिल्कुल। एक ऊपर वाले से ऐसा कनेक्शन हो जाता है, मैं तो मानता हूँ कि ये चीज़ आपको ऊपर से भी एक ताल्लुक़ रहता है भगवान की तरफ से, संगीतकार पे बड़ा करम है। नहीं, ये बात तो सही है सर। और एक चीज़ बात पूछना चाहूँगा आपसे कि ये चीज़ अगर आपको दुनिया में कहीं ऐसी जगह शो करना हो,
आपके लाइफ में मुझे एम है कि मुझे यहाँ एक सोलो परफॉर्मेंस करना है, कहाँ है सर आपके? ऐसा तो वैसे तो ऊपर वाले के करम से मैं काफ़ी कंट्रीज़ में और सब जगह बजा चुका सोलो भी, मगर ऐसा कोई ख़ास। वही ऑडियंस वही रहे, हाँ, वैसी जगह मुझे आपका दिल स्टेज के साथ, वो बस मैं ऑडियंस के कहता हूँ साथ। चाहे 4 लोग हों मेरे सामने, मगर वो ऐसा हो कि जिनको पता हो कि मैं क्या बजा रहा हूँ। एक कलाकार को पब्लिक चाहे हज़ारों लोग बैठे हों और उसकी कोई सराहना ना हो, कुछ ना हो, जिससे सामने वालों को समझ में ही ना आए, तो फिर वो कला का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। मगर अगर आपके साथ मैं बैठक वगैरह होती है, सीटिंग वगैरह सब बजाता हूँ, क्योंकि कलाकार लोग ज़्यादातर एक साथ जब इकट्ठे सामने होके सुनते हैं तो वो बजाने का एक अलग मज़ा है, कहाँ और इंटर एक ऐसा? दाद मिलती है सामने से। वो सामने बैठा हुआ आदमी हमें दिख रहा है क्लियर कि हाँ यार ये कलाकार इंसान है, बजाने वाले हैं, तो उनको सुनाने में चीज़ें, क्योंकि आप क्या बजा रहे हो, एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो ये साउंड है, उनको नहीं पता गत क्या है, टुकड़ा क्या है, उनको तो दिल तक बहुत अच्छी बात है उनके। बहुत लोग कहते हैं हमारे तो दिल में बड़ा अच्छा लगा और साउंड बड़ा अच्छा था आपके तबले का, क्योंकि उनको ये नहीं पता गत क्या है, टुकड़ा क्या है। अब ये तो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, अब हम ट्रेडिशनल चीज़ बजा रहे हैं और उसका तरीका क्या है, लड़ी बंद गत है या कोई सी गत है, अब वो सामने वाले को नहीं पता, मगर वो जो कलाकार लोगों के साथ जब बैठ के बजाई जाती है चीज़, तब पता चलता है उनको कि हाँ यार क्या चीज़ बज रही है, कितना मुश्किल है। सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो तबला है सर, एक स्टील के हैं और एक लकड़ी के हैं। तो आप अगर कोई बंदा नया सीखना चाहता है सर, तो क्या सजेशन करो कि मतलब किस तरह देख के वो बेसिक तबला एक परचेस करे जिससे वो रियाज़ कर सके सर? देखिए, बिगनर्स हो या बजाने वाले हों, सबसे पहले तो आपका रियाज़ इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके हाथ में कोई भी तबला हो या बायां हो, उसमें आप आवाज़ निकाल सकें। वो चाहे आप कितने हज़ार का तबला ले लो या सस्ता सा भी कोई उठा लो। हाँ, थोड़ा बहुत क्वालिटी का अच्छा देख के लेना चाहिए। नॉर्मली शीशम तो होना चाहिए तबले के अंदर, अच्छा। और बायां भी जो कॉपर कहा जाता है, हम लोग तो ये सोचते हैं कॉपर का बायां अच्छा रहता है, या थोड़ा भारी होना चाहिए, मगर वो भी ज़रूरी नहीं है। मैं इस वक्त जो बायां लेके बैठा हूँ ये शायद बहुत हल्का होगा, स्टील का बायां है, मगर मैं बजा रहा हूँ, तो थोड़ा उस पर डिपेंड करता है आप कितना रियाज़ करोगे उसको बजाने लायक आपके हाथ में बात बने। क्या इस दोनों में फ़र्क है सर? फ़र्क है, ये बेस है वो थोड़ा शार्प रहता है तबला, और ये लकड़ी का है, ये पहले मट्टी के भी होते थे बाएं, अब तो बहुत कम हो गया मट्टी का, क्योंकि वो टूट जाता है बाहर सफ़र करते हुए, तो मट्टी के छोड़ के फिर लकड़ी पे भी आए लोग, लकड़ी पे के भी बाएं बनाए भारी, फिर करते करते स्टील, कॉपर, तांबा, ये सब चीज़ें, पीतल में भी होता है, तो ये बाएं का है। और लकड़ी काली शीशम होती है, ये मैं एक बेसिक बात बता रहा हूँ मेरे बच्चों के लिए। काली शीशम है, शीशम नॉट लाल शीशम है, पक्का कच्चा शीशम करके होता है, और भी कई तरीके की लकड़ियाँ आ जाती हैं, मगर वो सस्ती मिलती होंगी शायद, या बच्चे नए नए होते तो उनके लिए वो चल जाता है। मगर अगर आपको एक प्रोफेशनली बजाना है अच्छा, तो अच्छे कारीगर के पास जाएं, बहुत अच्छे अच्छे तबला मेकर्स हैं इस वक्त दिल्ली में भी और बाहर भी हैं, तो उनसे सलाह मशवरा करके आप अच्छा एक प्रोफेशनल कार्ड लें। तो जो अभी सीख रहे हैं सर, अभी जो इस लाइन पे आना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, क्या मशवरा देंगे सर आप उनको? जो सीखना चाहते हैं वो इस बात से ना घबराएं कि ये बहुत मुश्किल विधा है, मुश्किल है, मगर उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और ये ना सोचे कि जैसे 4 लाइनें हैं हमने याद कर ली तो ये पूरा हो गया, कोई गाने की तरह। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। इसमें बोल हैं तबले में, अभी आपने सुना होगा मैंने बजाया ना, तिन तिटे वगैरह, तो वो सुनाई देने चाहिए। उस पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगा। धा क्या है, धिन क्या है, तिटे क्या है, तिरकटी क्या है, ना क्या है, इन चीज़ों की साधना होती है। हाथ का रख रखाव कैसा होना चाहिए, बैठकर तबले के भी गुण दोष माने गए हैं। एक अच्छा तबला प्लेयर होने के लिए उसके अंदर वो दोष नहीं होने चाहिए जो किताबों में भी है और पुराने बुजुर्ग भी कहते थे।
तो वो आपको एक गुरु ही बताएंगे। आप अच्छे गुरु के पास जाएं सबसे पहली बात। ऐसा नहीं कि किसी भी, आजकल तो बहुत हर कुछ सिखाने जगह। बैठा हुआ है। हाँ। तो तरीका जैसे मैंने बताया अभी आपको, दिल्ली घराने का क्या है, बाज उंगलियों का रख रखाव है, कहाँ बजना चाहिए, किनार पे बजना चाहिए, ऐसे ही और घरानों का भी। तो आप घराने में जाएं तो अच्छे गुरु के पास जाएं, ताकि वो अपना आपको बता सके पूरा पीछे का कि भाई किस तरीके से बजना चाहिए तबला, तबले पे बैठे कैसे। बहुत से लोग क्या करते हैं, तबला भी इधर हो रहा है, बायां भी इधर आ रहा है, पता नहीं, वो बस हाथ का अपना सेट हो गया, हमारा हाथ आसानी से जा रहा है तो उसको वो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बजाने में आसानी हो रही है। कि तो गोदी में लेके बैठ जाता सर, यहाँ बीच में ले फंसा नहीं, के वो तो एक तरीका बजाए। है, वो एक कवाली का तरीका है। हाँ। वो कवाली में बजाया जाता है गोदी में रख के, तो वो बात नहीं है। मगर मैं जैसे ये अभी आप देख रहा हूँ कि बायां स्ट्रेट है, तबला आगे की तरफ हल्का सा झुका होगा, मगर बहुत गलत तरीके से भी बच्चे रख लेते हैं तबला, बीच में इतना गैप दे देते हैं, क्योंकि आदत हो जाती है गलत बजाते बजाते, कोई समझाने हाँ वाला सर। नहीं होता। तो वो चीज़ आपको गुरु भी बताएंगे, उनके पास बैठो, घंटों तक सीखो, थोड़ा समझो। ऑनलाइन ही सही, ऑनलाइन भी देख के पता चल जाता है कि आप कितना अच्छा उस पर बैठे हो नहीं बैठे हो। तो ये सारी बातें हैं। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको थोड़ा टाइम दें और उस चीज़ से थोड़ा लगाव रखें। कोई आप अगर काम कर रहे हैं तो अगर जब तक आप उसके बारे में देखेंगे नहीं, जाकर सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, या उसको कम से कम, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, इतना सब कुछ है आपके हाथ में, दुनिया है, मोबाइल है, 10 प्रोग्राम आप उसके अंदर देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि अच्छा तबले में ऐसा साउंड आ रहा है, या बैठे कैसे हैं, कलाकारों का पहनावा कैसा होना चाहिए क्लासिकल के लिए। अभी तो फिलहाल मैं इसमें आया हूँ, मगर कुर्ता पजामा पहन के राइट बजाया राइट। जाता हाँ है। हाँ। वो शास्त्रीय संगीत की एक पहचान है पहचान है सर। कि क्या किस तरह पहनना ओढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें तो सीखें। जिनको सीखना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतना वो नहीं है। हर चीज़ मुश्किल होती है शुरू में, मगर जब आप करने लगते हैं तो उससे ऐसा लगाव हो जाता है कि ख़ुद करने का दिल चाहता है, और फिर आपके दिमाग उसमें खुलता जाता है, तो और करते 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 आप एडवांस होते जाते हैं। अच्छा सर, यहाँ तो आने के लिए सर सबसे बड़ी मतलब आपको धन्यवाद दूंगा, और इतने सारी चीज़ें आपने बताया। मैं आशा करता हूँ कि शायद सभी को ये चीज़ पसंद भी आएंगे और कुछ सीखा भी हमने। और जो बच्चे इनमें आना चाहते हैं और जो बजा रहे हैं, हमारे उस्ताद जी जो हैं, हमारे बाबा लतीफ़ जी, उनसे बहुत कुछ आप सीखने को भी मिला है। अभी देखिए, स्टे ट्यून रहिए क्रिएटिव मैन इंडिया पर। थैंक यू।